एक बड़ी खबर आपको बताएं, पुतिन ने नाटो और यूएस को एटमी चेतावनी दी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल लॉन्च की है। बोरी वेस्निक परमाणु मिसाइल परीक्षण देखने को मिला। रूस के टारगेट पर है अमेरिका और नाटो। अमेरिका के हर शहर तक पहुंचने में ये मिसाइल सक्षम है और इसी का परीक्षण किया गया था। अब पुतिन लगातार नाटो और यूएस को एटमी चेतावनी देने लगे हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये मिसाइल जिसको लॉन्च किया है बरी वोस्निक परमाणु मिसाइल है जिसका परीक्षण सफल रहा। रूस के टारगेट पर अमेरिका और नाटो है। और इसी बीच आपको बताएं कि अमेरिका के हर शहर तक पहुंचने में ये मिसाइल सक्षम है। परमाणु से चलती है ये मिसाइल और खासा इसमें खासियतें हैं। 20,000 किलोमीटर तक का टारगेट ये साध सकती है। पेंटागन से कीव तक का अलर्ट हालांकि इसको लेकर जारी किया गया है। अब पुतिन ने ये एटमी चेतावनी दे डाली है नाटो और यूएस को। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार खिंचता चला जा रहा है, तमाम तरह की कवायदें यहाँ पर की गई हैं शांति बहाली को लेकर। इस बीच हमने देखा कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मध्यस्थता की कोशिश कर यहाँ पर शांति बहाली करने को लेकर गजा पीस प्लान जैसा एक प्लान तैयार करने की बात भी कही थी और अलग अलग जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, पुतिन से भी मुलाकात की थी और कुछ दिन शांति बहाल भी हुई। लेकिन उसके बाद एक विध्वंसक हमला देखा गया रूस की ओर से और हमेशा ही यही देखने को मिला कि जब भी शांति बहाली की बात निकलकर सामने आई उसके बाद कुछ ऐसा विध्वंसक हमले किए गए जिसके बाद शांति बहाली धरी की धरी रह गई। अब रूस के टारगेट पर अमेरिका और नाटो है और एटमी धमकी दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है। ये नई मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है। परमाणु ऊर्जा से ये चलती है बोरी वेस्निक परमाणु मिसाइल जिसका परीक्षण भी किया गया और अमेरिका तक पहुंचने में ये सक्षम है। अमेरिका के हर शहर तक पहुंचने में ये सक्षम है। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद तेजावन जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभी तक तो हमने लगातार देखे जा रहे थे, कभी रिहायशी इलाकों पर, कभी हॉस्पिटल्स पर, लेकिन अब तो ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है और वो सक्सेसफुल भी हुआ है जो कि अमेरिका के शहरों तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। स्वार्थ की लड़ाई अब और बढ़ने की उम्मीद तो है क्योंकि दोनों ही इंपीरियलिस्ट कंट्री है, साम्राज्यवादी है, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या व्यापारिक हितों का भी टकराव है। और जो दुनिया के संसाधनों को जो लूट की जो लड़ाई है वह भी लंबी जारी रहने की उम्मीद है। और उसमें सबसे दुखद बात यही है क्योंकि यूक्रेन का एक इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे बहुत बड़े स्तर पर जनहानि हो रही है। पर हाँ, रूस ने यह चेता दिया है कि रूस अभी हार मानने वाला नहीं है और वह नाटो देशों का हर चीज का जवाब देना जानता है, तो वह झुकेगा नहीं। और यह एक तरीके से जो नेटो कंट्रीज हैं उनको जो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करने से रोकेगा। जी ऋषा जी, बिल्कुल जी प्लीज। अनुज माथुर जी, ये जो मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। किस तरीके से ये चलती है, कितना घात पहुंचा सकती है और ये बाकी की मिसाइलों से कैसे अलग? हर्षा, देखिए ये इस मिसाइल की कई खासियतें हैं। एक तो इसकी रेंज, आपने प्रोमो में इसकी बात कर दी। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ ये है कि पूरा नाटो जिसमें कि अमेरिका शामिल है, इसकी जद में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि ये परमाणु और कन्वेंशनल दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। तीसरी बात यह है कि जब फायर की जाती है उसके बाद टारगेट के स्थान पर पहुंचने के बाद ये कई मिसाइलों में तब्दील हो जाती है। इसमें से एक तीन मिसाइलों में तब्दील होती है, एक चार। कहने का अर्थ यह है कि 3 से 4 शहरों पर एक साथ इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। उस चौथी बात यह होती है कि इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त हाइपरसोनिक है, उसकी वजह से इसका डिटेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एक सबसे बड़ी चीज इसकी यह है कि ये शत्रु के इलाके में जाकर के और बहुत एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी इतनी लंबी दूरी के हथियार में
एक्यूरेसी और नॉन डिटेक्शन, क्योंकि 10,000 किलोमीटर आपकी फ्लाइट जो है 12,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर फ्लाइट में आपकी मिसाइल जा रही है, तो उसका अगर डिटेक्शन हो जाएगा तो कहीं उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये दो बड़े भारी इसके फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी इसकी ताकत है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है। पावर्ड न्यूक्लियर है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पोटेंट और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हथियार बन जाता है। अब दूसरी बात जो मैं आपकी इसका जो असर है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात क्या है कि जब इस प्रकार का परीक्षण हुआ है, इसके पहले भी उन्होंने यार्स का परीक्षण किया था, सिनेवा का परीक्षण किया था, वो तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर अब होने वाली है 4 दिन में या 5 दिन में, नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक मनोवरिंग, और स्ट्रेटेजिक मनोवरिंग हर्षा इसलिए की जा रही है कि उनके ऊपर, रशिया के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। और ये बात जो अरविंद जी कह रहे थे उसको मैं एक कदम और आगे ले जाके कहूंगा कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन के कंधे पर हथियार रख करके ये सारी लड़ाई लड़ी है। शुरू से मैं ये कहता चला आ रहा हूं, आपके चैनल पर भी मैंने कहा है कि ये लड़ाई कभी भी यूक्रेन की नहीं थी। ये लड़ाई जब 2022 में शुरू हुई तब से अमेरिका और नाटो की लड़ाई है, क्योंकि नाटो जो है वो भी यूक्रेन के जो ईस्टर्न हिस्से हैं, डॉनबास का रीजन है या खार्किव है या ओडेसा है, इन हिस्सों को न केवल यूक्रेन का ईस्टर्न सेंटिनल मानते हैं, बल्कि वो यूरोप का ईस्टर्न सेंटिनल भी मानते हैं। और उनको यही लगता है कि ये जो हिस्से हैं ये रूस के यूरोप के अंदर जो साम्राज्य अपना आगे बढ़ाने का जो उनका मंसूबा हो सकता है, अगर हो, मेरे हिसाब से ये इल कंसीव्ड है, ऐसा कोई इरादा रूस का नहीं है, लेकिन अगर हो तो उससे बचाव के लिए ये आवश्यक है कि ये वाले हिस्से उनके पास रहे। और यही वजह है वो लगातार इस युद्ध को न केवल फ्यूल कर रहे हैं, बल्कि इस युद्ध को आगे चलता रखने देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात कई दफा कही मैंने कि ये युद्ध 2-3 फ्रंटों पे एक साथ लगातार लड़ा जाता है, और यही एक फ्रंट जो है वो आर्थिक फ्रंट है। अब अमेरिका जिस प्रकार से दबाव बना रहा है रूस पर, रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर उन्होंने बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं, उन सैंक्शंस की वजह से ये परमाणु मिसाइलों के टेस्ट प्रीएम्प्ट हुए हैं, क्योंकि वो ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगे और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इस कोई अनवांटेड डील करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूं हर्षा, रूस जो है वो हमास नहीं है, रूस जो है वो पाकिस्तान नहीं है। रूस को आप हमास की तरह या हमास की तरह दबा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान, वैसे तो हमास भी नहीं दबाया उनसे, बाय द वे, ये मैं बता दूं आपको, लेकिन और पाकिस्तान की तरह खरीद नहीं सकते। रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और वो महाशक्ति रहेगी। नाटो के कुल मिला के जितने परमाणु हथियार नहीं हैं, उनसे अधिक परमाणु हथियार अकेले रूस के पास हैं। और अगर रूस के साथ चीन और उत्तरी कोरिया भी आ जाते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना जबरदस्त इनके फेवर में टिल्ट है जहां तक परमाणु हथियारों का प्रश्न है। लेकिन फिर मैं हर्षा बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि परमाणु युद्ध का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग है। वो अपने मिसाइल्स को टेस्ट कर रहे हैं और वो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका को और नाटो को भी कि बहुत ज्यादा आप इसमें गलत तरीके से इंटरफेयर ना करें, और अन्यथा ये भी एक संभावना है। और एक मैसेज और गया है साथ में कि अगर न्यूक्लियर नहीं भी होगा तो कन्वेंशनल वॉरहेड्स इन मिसाइलों के जरिए आपके हर शहर में पहुंचने की ताकत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग मेरे ख्याल से रशिया ने की है। बिल्कुल, वाकई ये बेहद सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि रूस दबने वाला नहीं है, और यही हम शुरुआत से भी देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर शुरुआत से ही अड़े गए, और जितने बार भी मध्यस्थता या यूं कहें हस्तक्षेप भी देखने को मिला, तब भी यहाँ पर झुकता हुआ रूस नजर नहीं आया। दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप को क्रेमलिन की चेतावनी देखने को मिली है। बाइडेन की राह पर ना चले ट्रंप, रूस पर दबाव बनाने से खराब होंगे रिश्ते। तो रूस पर दबाव बनाने से खराब होंगे रिश्ते, ये क्रेमलिन को कहा गया है। क्रेमलिन को चेतावनी दी गई है, क्रेमलिन की चेतावनी है ये ट्रंप को। बाइडेन की राह पर ना चले ट्रंप। अरविंद जी, क्या लगता है इस चेतावनी को कितना
समझते हुए नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खासा अनप्रिडिक्टेबल है और जिस तरीके से उन्होंने ठान ही लिया है कि हर जगह मैं ही शांति बहाली कराकर छोड़ूंगा, हालांकि जगह जगह नाकामी भी देखी जा रही है। हर्षा जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ही आउटर स्पोकन है, ये तो सच है। कुछ ज्यादा बोलते हैं, हिंदी में उनके लिए शब्द है बड़बोलापन। तो वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनके आसपास भी एक काफी जो सलाहकारों की वो टीम रहती है और वो उन्हें बार बार बताती रहती है कि किन चीजों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी जो रूस ने प्रतिक्रिया दी है, मुझे लगता है कि इसकी जो तुरंत वाली वजह है, जो तत्कालिक वजह है, वो ये है कि रूस को ये डर है कि शायद अगर वह अमेरिका यूक्रेन को जो टॉम क्रूज अगर मिसाइल्स दे देता है, जो कि उन्होंने पहले अफगानिस्तान को दी थी, और जब अफगान लोगों के पास से वो मिसाइल आई तो रूस को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका वही रणनीति यहाँ अपनाना चाह रहा है। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर लंबी दूरी की वो मिसाइल्स अगर यूक्रेन के पास आ जाएंगे तो काफी अंदर तक जाके मार करने में यूक्रेन सक्षम हो जाएगा। तो इसके जरिए रूस ये संदेश दे रहा है कि फिर लड़ाई केवल यूक्रेन तक नहीं रुकेगी, जैसा कि पुतिन साहब ने बार बार कहा भी है, और ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी और रूस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर हम देखें तो अमेरिका कुछ मोर्चों पे उलझा हुआ है, जिसमें अभी चीन ने खासकर रेयर अर्थ को लेकर जो लड़ाई है या अपना जो चीजें हैं वो काफी तेज कर दी है। और सोयाबीन को लेकर भी उन्होंने एक अलग तरीके की, और उन्होंने एक तरीके से जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है अभी खासकर चीन और उसके बीच में, तो रूस इन सब चीजों को भी देख रहा है और ये कह रहा है कि अमेरिका अगर ये चाहता है कि केवल वह अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था के दम पर अगर वो एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहता है तो यह कभी उसका सपना पूरा नहीं होगा। हर्षा जी। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि किसी भी परमाणु हथियार का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका असर तो खुद पर भी होता है, ना केवल खुद पर, सामने वाली कंट्री पर भी, या फिर उसका दूर दराज तक असर देखा जाता है। तो ये जो परमाणु मिसाइल है ये तो खुद रूस के लिए भी घातक हो सकती है अगर इन केस फ्यूचर में इसको चलाने की सोची जाती है तो। हर्षा, मैं आपसे थोड़ा सा असहमति, अच्छा पॉइंट है, लेकिन थोड़ी सी असहमति इसलिए दर्शाऊंगा कि जो परमाणु हथियार है, जिस जगह पर वो उसका प्रयोग किया जाता है वहां पर असर होता है। आपको मैं दोनों उदाहरण देना चाहूंगा। जो परमाणु एक्सीडेंट हुआ था चेर्नोबिल में, तो उसका असर चेर्नोबिल और उसके कुछ 100-500 किलोमीटर तक उसका असर रहा। जो परमाणु हथियार नागासाकी और हिरोशिमा में गिनाए गए थे, उनका भी असर नागासाकी और हिरोशिमा में, और उसकी एक अपनी जद होती है कि कितने कितने किलोमीटर था, उसके बारे में एक लंबा हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर परमाणु बॉम्ब यूएस जो रशिया है वो जर्मनी पे गिराएगा तो उसका मुझे लगता है इतना असर रूस पे होता हुआ नजर नहीं आएगा, अनलेस कोई इस प्रकार की नदी है जो कि इन्फेक्ट हो जाए रेडिएशन से और वो रेडिएशन रशिया की तरफ बह रहा हो, वो तब बात अलग हो सकती है। तो ये जो बात आप कह रही हैं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं उन पर लागू होती है। जब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार लो यील्ड का हथियार है और जो आप इमीडिएट बैटल ग्राउंड में उस हथियार का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपके ट्रुप्स भी हैं। आप मान लीजिए खार्किव में या ज़पोरिजिया में या डोनेस्क में इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां आपके लोग भी हैं, वहां का पूरे लोग उसमें इसके जद में आएंगे और उनको नुकसान होगा। तो इसका, लेकिन ये जो लंबी दूरी से वार करने वाला, आपने अगर न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर स्ट्राइक गिराया है तो इसका जो इसका नुकसान होगा वो ये होगा कि न्यूयॉर्क वाले आपके ऊपर गिराएंगे। तो लेकिन उस बम का वहां पर असर होना मेरे को लगता है कि वो बात सही नहीं है। ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बात होती है न्यूक्लियर स्ट्राइक, न्यूक्लियर आर्सेनल की, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के न्यूक्लियर सिस्टम का पितामह थे, उन्होंने कही थी कि जो न्यूक्लियर हथियार होता है दैट इज नॉट ए वेपन ऑफ वॉर, न्यूक्लियर वेपन इज ए वेपन ऑफ पीस। ये डेटरेंस इसकी काबिलियत होती है। इसकी वजह से देखिए, मैं आपको यही उदाहरण आपको यूक्रेन का ही, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं, देता हूं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो यूक्रेन के पास नहीं कह रहा हूं, यूक्रेन में सोवियत संघ के 1785 न्यूक्लियर वेपन्स थे। और अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन उस समय वापस नहीं करता रूस को,
तो शायद रूस के लिए यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार का हमला करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आपके पास अगर 5-4 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, तो न्यूक्लियर अगर यूक्रेन के पास भी 1785 न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो आपको तबाह कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो होती है वो म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं काम करती हैं। और म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि आपने अगर एक, जैसे कि आप कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा मौलाना वसीम मुनीर, जो कि अर्ध विक्षिप्त है मेरे हिसाब से, उन्होंने अमेरिका के किसी शहर में जाके कहा था कि मैं आधी दुनिया को अपने साथ ले जाऊंगा। उन्होंने इसीलिए कहा था कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश करने में डरूंगा नहीं, और एक न्यूक्लियर स्ट्राइक दुनिया के किसी भी कोने में हो गया तो हर्षा ये पूरी दुनिया के लिए डेवास्टेटिंग रेपरकशन इसका हो सकता है, और पूरी चेन इसकी लगातार चालू हो जाएगी और आधी दुनिया वास्तव में समाप्त हो सकती है। ये वजह है। अब जहां तक सवाल टोमोहॉक्स का है, मैं अरविंद जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। टोमोहॉक्स का जहां तक सवाल है, देखिए टोमोहॉक्स का अफगानिस्तान में जो प्रयोग था वो एक अलग बात थी, और अगर टोमोहॉक्स दिए जाते हैं और उनका यूक्रेन में प्रयोग होता है तो वो अलग बात होगी। उसकी वजह बताता हूं। हम अगर उसकी बात कर रहे हैं तो उसी टोमोहॉक की 1979 में बात कर रहे हैं। उसका कोई तोड़ उस समय कहीं भी किसी के पास शायद नहीं था, अगर होगा भी तो बहुत मामूली किस्म का रहा होगा। अब वो टोमोहॉक अगर मिलती है तो उसका सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि इसके साथ यूक्रेन रूस के अंदर 1000-1200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। और ये बात व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये जो एस्केलेशन है टोमोहॉक्स की वजह से जो होगा वो डेवास्टेटिंग होगा, क्योंकि अगर ये आपने उनको दी और उन्होंने इसको हमारे शहरों के खिलाफ प्रयोग में लाना शुरू किया, तो फिर हम नाटो के किसी भी देश पर हमला करने से परहेज नहीं करेंगे। हर्षा, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मेरे हिसाब से ब्लंडर होगा इस प्रकार का एस्केलेशन करना, और अमेरिका भी इस बात को जानता है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने इस बात का निर्णय लिया है कि वो टोमोहॉक्स यूक्रेन को नहीं देंगे। अब एक चीज और है, टोमोहॉक्स और कुछ देशों के पास भी हैं। अमेरिका ने तो मना कर दिया। ये एक संभावना ये भी हो सकती है कि कोई और देश उसको यूक्रेन के पास पहुंचा दे, लेकिन टोमोहॉक्स का प्रयोग यूक्रेन की सेना के द्वारा इस युद्ध में एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ सकता है, क्योंकि रूस नहीं चाहेगा कि उनके यूक्रेन के अंदर से स्ट्राइक होकर के 1000 किलोमीटर अंदर रूस के अंदर कोई हमला हो सके। आज अगर हमले कर रहा है यूक्रेन 500, 700, 1000, 5000 किलोमीटर अंदर भी जाके, तो वहीं से इंजीनियर कर रहा है उसको। बिल्कुल सर, कोई कहीं ड्रोन ना इतना कहीं दूर रूस नहीं को जा और सकता। ज्यादा ट्रिगर भी कर सकता है, क्योंकि रूस ऑलरेडी ट्रिगर्ड भी है काफी ज्यादा। जिस तरीके से लगातार इस तरह की चेतावनियां दे रहा है, एक बेहद बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को पर 37 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले हुए। यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि सभी यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। मॉस्को के दोमोदमो एयरपोर्ट को बंद भी करना पड़ा है। इसकी वजह से खासा नुकसान लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर ये हमले बोल रहे हैं। शांति बहाली का फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तमाम तरह की मध्यस्थता, हस्तक्षेप देखे गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शांति बहाल नहीं हो पा रही। अरविंद जी, नियर फ्यूचर आप क्या देख पा रहे हैं? बेहद ज्यादा लंबी अब ये जंग खिंच गई है। क्या लगता है कौन सेन मीडिएटर यहाँ पर साबित हो सकता है जो वाकई इस जंग को रुकवा पाए? देखिए हर्षा जी, भारत में अभी इस बारे में उस हद तक चिंता नहीं है कि वो मीडिएशन करें, पर अगर मेरी वैसे यह राय है निजी कि अगर भारत वहां मीडिएशन करता है, अगर रूस की सहमति हो और रूस में इस चीज को लेकर यह महसूस किया जाता हो कि वो युद्ध से थक गए हैं, तो ऐसे में इस तरीके का मीडिएशन भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि भारत के जो हित हैं वो दोनों ही खेमों से जुड़े हुए हैं। और भारत का जो पूरा जो कॉरिडोर वाला जो प्रोजेक्ट है, जो इजराइल से होके गुजरता है, जो गल्फ यूरोप कॉरिडोर है, तो वो एक तरीके से जो चीन का जो रोड और बेल्ट इनिशिएटिव्स हैं उसका एक तरीके से मुकाबला हो सकता है। तो मीडिएशन अगर किसी को करना चाहिए तो आज सबसे ज्यादा जरूरत भारत को ही है। पर हो सकता है कि रूस अभी नहीं करना चाहता हो और भारत फालतू के पशरों में नहीं पड़ना चाहता हो। एक हर्षा जी, जो माथुर साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो वर्तमान जो युद्ध की सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से बताया। मैं एक अलग पक्ष को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, यूक्रेन
जो है वो ऐसा नहीं है कि, या कि वहां के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो वेस्ट की बातों में आके वो रूस से कोई पंगा ले लेंगे, या कि जो उनके खिलाफ एक तरीके से, जो खासकर जेलेंस्की साहब हैं, उनके खिलाफ रूस की तरफ से ये जो प्रोपेगेंडा वार चलाया जा रहा था कि वो एक तरीके से नौसिखिए हैं या कॉमेडियन हैं, वो देश संभालना नहीं जानते, ये भी सच नहीं है, क्योंकि वो काफी पॉपुलर लीडर है वहां के, और लगभग 65% तक आबादी का उनको समर्थन है अगर वहां पे कोई जनमत होता है तो। अब देखिए कि लड़ाई क्या है। एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, वो हम अक्सर कहते हैं कि सोवियत संघ की मदद से हुई थी, रूस की मदद से हुई थी, पर एक्चुअल में वो रूस की मदद से नहीं हुई थी, वो यूक्रेनी जो साइंटिस्ट हैं उनकी मदद से हुई थी। क्योंकि जो खासकर ओडेसा है, या खासकर जो बड़े बड़े जो खेत हैं, वो यूक्रेनियन उन्हीं के पास थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी। तो यह जो श्रेय है वो भी हम यूक्रेन को, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी थोड़े दिनों पहले जो खासकर जेलेंस्की साहब ने कहा कि वो बिल्कुल, अमेरिका के जो ट्रम्प साहब ने कहा कि ये युद्ध के लिए जिम्मेदार, जेलेंस्की साहब ने कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए मोदी साहब जिम्मेदार नहीं है, वेस्ट को उनकी चिंताओं को समझना चाहिए। और ये वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि अगर भारत कभी मध्यस्थता करे तो उन चीजों को समझें। रूस और यूक्रेन दोनों ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जितने संघर्षों के बाद में उन्होंने सोवियत संघ से आजादी पाई थी, जो वर्चस्व का खेल था, सब जगह रशियंस फैले हुए थे, और वो जो फ्रीडम जो नहीं थी हर चीज की, जो आजादी नहीं थी, उनका सिस्टम एक तरीके से इकोनॉमिक जो वेल्थ की तरफ नहीं बढ़ रहा था, इसलिए यूक्रेन ने ये फैसला किया था कि वह रूस से अलग होके जाएगा। तो अपनी आजादी को कायम रखने के लिए रूस का मुकाबला करना यूक्रेन की जहां एक तरफ मजबूरी है, वहीं दूसरी तरफ रूस की ये मजबूरी है कि अगर उसने जो खासकर वेस्ट हैं उसको अगर इधर आगे बढ़ने से नहीं रोका, तो वह आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में रूस को निगल जाएगा। तो दोनों ही देश वो मूलतः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही तमाम जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो माथुर साहब की बात है, युद्ध का एक पक्ष, उसके दूसरे पक्ष की तरफ अगर हम देखें तो मुझे लगता है इन युद्धों को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। आशा जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर, कीव पर इस्कंदर एम मिसाइल से हमला हुआ है, निशाने पर पावर प्लांट है, फैक्ट्रियां हैं, कीव का एयर डिफेंस भी फेल हुआ है। तो निशाने पर पावर प्लांट और फैक्ट्रियां। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दें, यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क पर रूस का ये बड़ा हमला, विंड टर्बाइन को निशाना बनाया गया है। विंड टर्बाइन के नष्ट होने से घरों में अंधेरा छा गया है, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी पर भी निशाना बोलने शुरू कर दिए हैं। पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। खासा प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों के लिए अब अराइज हो रही हैं। विंड टर्बाइंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस पर अब हमले साधे जा रहे हैं। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो तमाम बेसिक चीजें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, अब उनके बुनियादी ढांचों पर निशाने साधे जा रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियां वहां पर हो रही हैं। हर्षा, देखिए, ये एक बहुत पुराना तरीका है युद्ध लड़ने का। युद्ध जो वॉरफेयर होते हैं, दो तीन प्रकार से लड़े जाते हैं, और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वॉरफेयर का तरीका है उसको बोलते हैं अट्रिशन वॉरफेयर। अट्रिशन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप शत्रु पक्ष पर इतना आघात करें कि वो सरेंडर या नीचे बैठने के लिए वो बाध्य हो जाए। और शत्रु पक्ष पे का मतलब क्या होता है? मैन, मटेरियल, मोरल, तीनों चीजों के ऊपर आप उनके सैनिकों पर हमले करें, उनके सैन्य क्षमताओं पर हमले करें, फिर उसके बाद उनके मटेरियल्स पे हमले करें। आपने ये देखा होगा कि हर्षा, की पिछले कुछ महीनों में लगातार जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उन ऊर्जा के स्रोतों पर लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव पड़े, दबाव अपने हमलों से, और फिर इस प्रकार का सर्दियों के मौसम में इस प्रकार से एनर्जी की कमी हो जाना, उससे वहां के लोगों पर असर पड़ेगा, तो लोगों का दबाव भी पड़े, और इन दबावों के आपकी वजह से शायद वो दूसरे पक्ष को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर सकें। तो ये एक तरीका होता है, और ये जो हम देख रहे हैं वो लगातार अट्रिशन वॉरफेयर लगातार चल रहा है। इसमें ग्राउंड के ऊपर मनूवर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते जितना कि आप
अपने दूसरे फायर फाइटिंग या लॉन्ग रेंज वेक्टर से या एयरफोर्स से या मिसाइल से या ड्रोन से हमले करके उनके ऊपर, उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर, उनके कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करके इस प्रकार के हालात वहां पैदा करें कि वो अपने आप को नीचे बैठने के लिए या शर्तें मानने के लिए, मंजूर करने के लिए वो बाध्य हो जाए। एक बात। दूसरी बात मैं और बताता हूं, जहां तक सवाल इस चीज का कोई परिणाम निकलने का है, वो परिणाम देखिए, जब तक आप दोनों की डिजायर्ड एंड स्टेट्स, हर एक युद्ध की एक एंड स्टेट आपके दिमाग में होती है। पुतिन को पता है कि इस युद्ध को एंड होने पर मैं क्या चाहता हूं, और वही एंड स्टेट यूक्रेन भी को पता है कि उसकी डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है। जब तक आपकी दोनों की डिजायर्ड एंड स्टेट्स एक्सट्रीम्स पर रहेंगी हर्षा, तब तक किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है। दोनों को अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा कॉमन ग्राउंड, और एक वो मिडिल ग्राउंड सेट करना सिर्फ पड़ेगा, तभी बातचीत। पॉसिबल है कि शांति बहाल हो पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। विधायक जी